खटमंडू के उस बाजार में उसकी आमद कोई नई बात नहीं थी। 3 साल पहले भी वो यहाँ हाई कमीशन में मामूल के फराइज अंजाम दे चुका था। ये अलग बात के 7 माह कयाम के बाद अचानक ही उसका तबादला मिडिल ईस्ट में हो गया था और उसे अगली मंजिल की तरफ रखते सफर बांधना पड़ा। अब 3 साल बाद एक मर्तबा फिर वो नेपाल के पाकिस्तान हाई कमीशन में अपने फराइज अंजाम दे रहा था। इस मर्तबा रवानगी पर नुमान को बतौर खास ब्रीफिंग दी गई थी और बताया गया था कि अब हालात वो नहीं जो 3 साल पहले थे, क्योंकि गुज़श्ता 3 सालों में हालात ने इतनी तेजी से पलटा खाया था कि बहुत कुछ उलट पलट कर रह गया था। गर्दिश हालात ने जैसे भारतीय एजेंसियों के लिए खुद ब खुद से राह हमवार कर दी थी। इससे पहले तो उन्हें नेपाल में कोई भी ऑपरेशन करने से पहले शायद अखलाकी तौर पर ही मुतल्लिका हुकूमत को आगाह करने की जहमत करनी पड़ती थी, लेकिन अब मामला इससे आगे निकल गया था। खटमंडू से इंडियन एयरलाइन का जहाज अगवा होने के बाद से गोया भारतीय हुकूमत को एक ऐसा बहाना हाथ लग गया था जिसको वो जब और जैसे चाहें अपने हक में इस्तेमाल करते थे। अब उन्हें नेपाल में दाखिले के लिए मामूल की इजाज़त भी दरकार नहीं थी। भारतीय एजेंसियां जब चाहती बैनुल अक़वामी सरहदों का तक़द्दुस पामाल करते हुए दंदनाती हुई नेपाल में घुस जाती और अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने में हायल किसी भी रुकावट को खातिर में लाए बगैर कामयाबी से अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर लेती। कर्नल हामिद ने उसके कुछ कहने से पहले ही हाथ उठाकर कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ये लोग बहुत ऊंचा उड़ने लगे हैं। शुमाई किस्मत या फिर इस खित्ते में तेजी से आने वाली तब्दीलियों ने इनके हौसले बहुत बढ़ा दिए हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ नुमान कि भारतीय सरहद के साथ वाक़ई बेशतर कमज़ोर और छोटे ममालिक ने ज़हनी तौर पर भारत को सुपर पावर का दर्जा दे रखा है, मिनी सुपर पावर, और वो अपनी इस बर्तरी को अपने हक में हर तरह इस्तेमाल करते हैं। वहाँ खटमंडू में वो इतनी ही आज़ादी से अपना काम करते हैं जितनी आज़ादी से दिल्ली में। उन्होंने अपनी बात मुकम्मल करके दोबारा करीबन ठंडी कॉफ़ी का घूंट भरा। नुमान ने हस्बे आदत कर्नल हामिद की बात को सीरियस नहीं लिया। बोला, मेरे लिए ये बहरहाल पुरानी खबर है सर। मैं कोशिश करूंगा कि हमारा कोई बराह रास्त टकराव ना हो, लेकिन ऐसा नागुज़ीर हुआ तो मेरे लिए शायद लगे बंधे उसूलों की पाबंदी मुमकिन न रहे। कर्नल हामिद ने अपनी दानिस्त में फैसला कुन लहजे में कहा, बट मैं फिर भी यही चाहूंगा कि तुम्हारी वजह से वजारत खारजा के लिए कोई नया मसला खड़ा नहीं होना चाहिए। नुमान ने कर्नल का मूड खराब करना मुनासिब न समझा। बोला, मेरी कोशिश होगी सर कि कोई फड्डा ना हो। कर्नल हामिद ने खिलाफ आदत मुस्कुराने की कोशिश की। बोला, ठीक है, मुझे भी तुमसे यही उम्मीद रखनी चाहिए। ब्रीफिंग रूम से बाहर आकर नुमान ने लंबा सांस लिया। उसके लिए सबसे तकलीफ दे मरहला यही होता था जब उसे नसीहत आमोज किस्म की ब्रीफिंग का सामना होता। वो दुश्मन से दुश्मन की जबान में बात करने का कायल था, लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। शायद उसके सीनियर उसके मिजाज को समझते हुए उसे वक्तन फवक्तन एक आध डोज इस नौयत की ब्रीफिंग की दे दिया करते थे, और उनका ख्याल था कि इस तरह शायद नुमान को कूल डाउन रखा जा सकता है। ऐसा नहीं था कि नुमान कोई सरफिरा हो। दौरान तरबियत उसका शुमार अपने ग्रुप के पहले 3 लड़कों में होता था। उसकी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतें हम वजन थीं। क्या मजाल जो कभी उसने अपने किसी इंस्ट्रक्टर की खुद से मुतल्लिक तैयार करदा बैलेंस रिपोर्ट बिगड़ने दी हो। काउंटर इंटेलिजेंस में उसकी कामयाबियां मिसाली थीं। तमाम सिफारती आदाब मलहूज़ खातिर रखते हुए उसने हैरत अंगेज हद तक शानदार नताइज हासिल किए थे और रॉ को पाकिस्तान में नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। उसकी इन्हीं सलाहियतों को देखने के बाद उसका इंतखाब एक्सटर्नल के लिए किया गया था। पहली पोस्टिंग ही उसे दिल्ली में मिली थी। अपने क़याम भारत के 1.5 साल में उसने साबित कर दिखाया कि उसका कोई भी अमल जज्बाती नहीं होता और वो अपनी तरबियत के मुताबिक हाथों से इंतहाई कम और जहन से बहुत ज़्यादा काम लेने का कायल है। दिल्ली में उसका क़याम उसकी ज़िंदगी का पहला लेकिन नाकाबिल फरामोश तजुर्बा था, जिसने उसे शिद्दत से इस बात का कायल कर दिया कि जिस दुश्मन से उसका सामना है वो सिफारती आदाब से कतई नाबलद और बग़ैर किसी हिचकिचाहट के महज अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए गैर सिफारती, गैर आइनी और गैर अखलाकी हरकतें करने का आदी है। खुसूसन आखिरी दिनों में होने वाले हादसे ने तो उसे यकीन दिला दिया था कि दुश्मन को उसकी ज़बान में जवाब देना ही बेहतरीन हिकमत अमली है। उसे निरूपा अब तक नहीं भूली थी। खुद को आर्ट की टीचर बताने वाली निरूपा ने अपनी पहली ही मुलाकात में उसे ऐसे ऐसे नृत्य भाव दिखाए थे जिससे किसी भी नौजवान का ढेर हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं थी। लेकिन निरूपा और उसके डेस्क इंचार्ज आशीष कुमार दोनों ही धोखा खा गए। आशीष कुमार रॉ के मकामी DET का इंचार्ज और एजेंसी के नज़दीक सरमाए की हैसियत रखता था। उसने जब अपने पेश रो सूरज भान से चार्ज लिया तो भान ने बतौर ख़ास नुमान की फ़ाइल उसके सामने रखते हुए अपनी दानिस्त में उसे टिप दी। भान ने मुस्कुराते हुए बड़ी मक्कारी से अपनी बाईं आंख दबाकर अपनी बात में शिद्दत पैदा करते हुए कहा,
इस बटेरे को फांस लो, सारी जिंदगी की रोटियां हैं। आशीष कुमार ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए फाइल एक तरफ रख दी। बोला, नो प्रॉब्लम। उसने महज एक तायराना सी नजर नुमान की तस्वीर और रॉ में उसके मुताल्लिक मौजूद तफसीलात पर डाली थी। भान कदरे सीरियस होकर बोला, इतना इजी न लेना इसे। आशीष ने बेनियाजी दिखाई, बोला, अरे छोड़ो यार, तुम लोगों ने इन्हें कुछ ज्यादा ही सर पर नहीं चढ़ा रखा। भान ने कहा, देखो आशीष, मैं जानता हूं तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कंपनी वाले भी तुम्हें बहुत मानते हैं, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, लेकिन पाकिस्तानियों से डील का तजुर्बा मेरा तुमसे बाहर हाल ज्यादा है। भान को आशीष का ये अंदाज अच्छा नहीं लगा था। गो के वो हम मर्तबा थे, लेकिन वो बहरहाल आशीष से 5 साल सीनियर था। अगर आशीष के बाप की तरह उसके बापू भी ब्यूरोक्रेसी में कोई सेक्रेटरी लेवल की तोप नहीं थे तो ये उसका कसूर नहीं था। शायद यही बड़ा फर्क था दोनों के दरमियान। आशीष ने दाएं हाथ की उंगली अपने सर पर मारते हुए तंजिया अंदाज में कहा, मिस्टर सूरज भान, सिर्फ तजुर्बा ही सब कुछ नहीं होता, कुछ इसका भी दखल होता है कामकाज में। सूरज भान समझ गया कि अब ये सेक्रेटरी का बेटा उससे बदतमीजी पर उतर आया है और वो अपने गरीब खानदानी पस मंजर की वजह से उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने आशीष की बात का जवाब देने की बजाय जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसकी तरफ अलविदाई मुलाकात का हाथ बढ़ाया। सूरज भान ने कहा, विश यू ऑल द बेस्ट, और अपना रुख मोड़ कर चल दिया। दरवाजे से निकलने से पहले उसके कानों से आशीष की जहरीली आवाज टकराई, मिस्टर भान, मैंने इस चैलेंज को कबूल कर लिया है और जल्द ही आपसे मुबारकबाद वसूल करने आऊंगा। सूरज भान ने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए एक गाली देकर अपनी दानिस्त में अपना हिसाब बराबर कर दिया, लेकिन उसको एक अजीब सी बेकली हमेशा लगी रही। निरूपा रॉय ने 3 माह पहले ही अपनी तरबियत मुकम्मल की थी और अब वो जूनियर ऑफिसर की हैसियत से आशीष की मातहती में आई थी। अगले ही रोज आशीष ने उसे अपने ऑफिस में तलब किया था। निरूपा के लिए ये तलबी हैरानकुन थी, क्योंकि डायरेक्टर का उसे बराह रास्त बुलाना खिलाफे प्रोटोकॉल था। लेकिन अब खुशफहमी उसको हौसला भी दिला रही थी कि अपने ग्रुप में कम से कम उससे ज्यादा हसीन और स्मार्ट लड़की और कोई नहीं थी। हुस्न उसे अपनी माँ की तरफ से मिला था और स्मार्टनेस का राज उसकी क्लासिकल डांस में जुनून की हद तक दिलचस्पी थी। बिलाशुबा वो बेहतरीन डांसर थी। कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर उसने इतने अवार्ड्स हासिल किए थे कि उसके घर का शायद ही कोई कमरा खाली दिखाई देता था। रॉ में उसकी आमद गो के हादसाती थी, लेकिन निरूपा ने उसे दिलो जान से कबूल किया था। उसने पुलिस सर्विसेज के लिए अप्लाई किया था। तहरीरी, ज़हनी और ज़बानी इम्तिहानात के कई मराहिल तय करने के बाद जब उसे बताया गया कि उसकी खिदमात खुफिया पुलिस सर्विसेज के लिए मुनासिब समझी गई हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जासूसी नॉवल उसकी हमेशा से कमजोरी रहे थे और हॉलीवुड की शायद ही कोई जासूसी और मारधाड़ वाली ऐसी फिल्म होगी जो उसने न देखी हो। दर्जनों फॉर्म पुर करने और तफ्तीश व तहकीक के तकलीफ दे मराहिल से गुजरने के बाद बिलाखिर एक दिन उसे रॉ की अकेडमी ज्वाइन करने के अहकामात मिल गए। अपनी 1.5 साल तरबियत में उसने खुद को बेहतरीन साबित किया था। जासूसी और इंटेलिजेंस दोनों मैदानों में उसने अपने इंस्ट्रक्टर्स को मुतअद्दिद सरप्राइज दिए थे। ट्रेनिंग के खात्मे पर उसे काउंटर इंटेलिजेंस के लिए मुंतखब किया गया और बतौर खास उस शोबे में भेजा गया जो भारत के दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को डील करता था। अभी तक उसने मामूल की खिदमात ही अंजाम दी थी। पाकिस्तान के सिफारतकारों की निगरानी और ताक़ुब तक ही महदूद थी, लेकिन उसने खिलाफ तवक्को रिजल्ट दिए थे। आशीष कुमार ने निरूपा रॉय का इंतखाब यूं ही नहीं किया था। सारी रात वो अपने DET की लड़कियों की फाइलों का मुताला करता रहा था और रात के आखिरी मराहिल में उसने निरूपा रॉय को खालिस मवाद में बेहतरीन पाया था। ये बात वो जानता था कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के सिफारतकार नुमान का इंतखाब किसी खास वजह की बजाय महज इस मफरूजे पर किया गया था कि वो अभी नया था और रॉ अपने माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर नए लोगों पर तबाज़माई को हमेशा ज्यादा मुनासिब समझा करती थी। सूरज भान को भी 3 रोज पहले ही हेडक्वार्टर की तरफ से नुमान की फाइल सौंपी गई थी और उसने अब तक उसके मुतल्लिक बुनियादी मालूमात ही इकट्ठी की थी। आशीष कुमार ने सूरज भान की तरफ से दी गई नुमान की फाइल का मुताला करने के बाद अपने पेश रो पर कमेंट्स दिए। गधा, क्योंकि 3 दिनों में उसने ढंग की एक बात का भी पता नहीं लगाया था। इस फाइल में सिर्फ वो बातें लिखी थीं जो वजारत खारजा और वजारत दाखिला में मौजूद नुमान की फाइल से मिली थीं। अपने तौर पर अभी सूरज भान ने इस केस पर काम शुरू नहीं किया था। अपने कमरे में पहुंचने के बाद उसने एक मर्तबा फिर निरूपा रॉय की फाइल का मुताला किया और अपने सामने धरे कंपनी के मास्टर कंप्यूटर से उसका मुकम्मल जोग्राफिया मालूम किया और हैरत अंगेज तौर पर अपने सेक्रेटरी के जरिए उसे तलब करने की बजाय बराह रास्त उसकी मेज पर धरे इंटरकॉम पर उसे मुखातिब किया। निरूपा रॉय ने जब हेलो कहकर रिसीवर उठाया
और दूसरी तरफ से डायरेक्टर साहब ने अपना तारुफ करवाया तो रिसीवर उसके हाथों से गिरते गिरते बचा। उसने अपने खुश्क होंठ अपनी जुबान से तर किए, यस सर। दूसरी तरफ से मुख्तसर हुक्म मिला, मेरे कमरे में आ जाओ। ये कहते ही आशीष ने फोन रख दिया। निरूपा अब बाकायदा घबराहट का शिकार थी। उसके चेहरे के बदलते तासुरात को उसकी मेज के सामने बैठे इंस्पेक्टर कामनी ने अगले ही लम्हे नोट कर लिया। उसने घबराई हुई निरूपा से पूछा, खैरियत? वो बोली, मैडम आपको शायद यकीन ना आए, मुझे भी नहीं आ रहा, बट ये सच है कि मुझे डायरेक्टर साहब ने तलब किया है। निरूपा जानती थी कि इंस्पेक्टर कामनी दिल की बहुत अच्छी है और उसकी हमदर्द मैडम है। कामनी ने उसकी आंखों में झांका, बोली, रियली? निरूपा ने बड़ा जोर देकर 2 अल्फाज कहे, ऑब्वियसली यस। कामनी बोली, वेल डन, गुड लक। वो इससे ज्यादा कुछ कहने की जसारत नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके दिलो दिमाग ने उसे एक ही बात समझाई थी कि बिलाखिर निरूपा का सरापा उसके काम आ गया। उसे अभी तक इस बात की हैरत रही थी कि निरूपा रॉय जैसी हसीन लड़की किसी आला अफसर की दस्तरस से कैसे बची हुई है। जो बात कामनी ने सोची थी वही निरूपा के दिल ने भी उसे समझाई थी। ऐसा मुमकिन नहीं था कि कोई उसके तीर नजर का घायल ना हो। वो यहाँ से उठकर पहले वॉशरूम में गई, जहाँ उसने अपने बटवे से लिपस्टिक निकालकर अपने होंठों पर जमी खून रंग सुर्खी को मजीद गहरा किया। फिर आंखों और सारे जिस्म का तनकीदी जायजा लेने के बाद कदरे मुतमिन होकर डायरेक्टर साहब के कमरे की तरफ गई। प्रोटोकॉल के मुताबिक उसने बराह रास्त कमरे में जाने की बजाय पीए को रिपोर्ट की थी, जिसके लिए ये इत्तला किसी धमाके से कम नहीं थी कि डायरेक्टर आशीष कुमार ने उसे इंटरकॉम पर बराह रास्त हाजिर होने का हुक्म दिया था। बूढ़े पीए ने उसे करीबन झाड़ते हुए पूछा, कान तो सही है ना तुम्हारे? निरूपा को गुस्सा तो आया, लेकिन वो संभल गई, क्योंकि पीए की नाराजगी का खतरा वो मोल नहीं ले सकती थी। उसके लिए अपने लहजे की कड़वाहट पर काबू पाना मुमकिन न रहा। बोली, ऑफ कोर्स सर। पीए को परेशानी लाहक थी कि वो डायरेक्टर साहब को उसकी आमद की इत्तला दे या न दे। एक मामूली सी ऑफिसर ने उसे कहा था कि डायरेक्टर ने तलब किया है। ये कैसे मुमकिन है? अगर ऐसा नागुज़ीर ही था तब भी वो बराह रास्त उसे बुला ही नहीं सकता। ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ था, लेकिन माजी में उसका वास्ता कभी ऐसे ऑफिसर से भी नहीं पड़ा था। बूढ़े पीए ने सोचा, क्योंकि 2 दिनों की मातहती ने पीए को एक बात अच्छी तरह बावर करवा दी थी कि आशीष कुमार को अपने पेशरो अफसरों के बरक्स चमचागिरी से सख्त नफरत है और वो परेशान कुन हद तक टेढ़ा ऑफिसर है। न जाने कब क्या कर गुजरे। 2-3 मिनट तक शशोपंज में मुब्तला रहने के बाद वो अभी सोच ही रहा था कि साहब को इत्तला दे या न दे। कम से कम निरूपा रॉय इतनी बाहिम्मत नहीं थी कि उसके सामने झूठ बोलती। तभी इंटरकॉम की घंटी बजी। पीए ने मुस्तैदी से फोन उठाते हुए कहा, यस सर। डायरेक्टर साहब ने पूछा, तुम्हारे पास निरूपा रॉय मौजूद है? पीए कुछ घबराया, यस सर। डायरेक्टर करख्त लहजे में बोला, कितनी देर से? पीए मजीद घबरा गया, सर अभी आई है। आशीष कुमार का लहजा तंजिया काट खाने वाला था। बोला, तुम कुछ ज्यादा बूढ़े हो गए हो दुर्गादास। पीए बोला, मैं समझा नहीं सर। आशीष बोला, बेवकूफ, मैंने 5 मिनट पहले उसे कॉल किया था। तुम्हारे साथ क्या झक मार रही है? अंदर भेजो उसे। उसने गुस्से में डांटते हुए फोन बंद कर दिया। पीए ने कहा, यस सर, और कपकपाते हाथों से फोन रख दिया। फिर अपने तजुर्बे और आदत के मुताबिक सारा मलबा निरूपा रॉय पर डालते हुए कहा, मिस निरूपा रॉय, आपको बताना चाहिए था कि साहब ने अभी बुलाया है, फौरन। वो बोली, मैंने आपसे यही कहा था अंकल। निरूपा भी जान गई थी कि क्या गड़बड़ है। पीए बोला, ओके, आप तशरीफ ले जाएं, साहब मुंतजिर हैं, और हाँ प्लीज उन्हें यही बताइए कि आप अभी आए हैं। उसने आखिरी फिक्रा बड़े मुल्तजी लहजे में कहा था। निरूपा को न चाहते हुए भी उसकी बेबसी पर हंसी आ गई थी और वो मुस्कुराते हुए ही साहब के कमरे में दाखिल हुई। कमरे में दाखिल होते ही उसने एड़ियां बजाकर आदाब कहा और आशीष कुमार की तरफ मुतवज्जे हुई, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। दौरान गुफ्तगू उसने हाथ के इशारे से निरूपा को सामने बैठने के लिए कहा। निरूपा शुक्रिया अदा करती उसकी मेज के सामने आरामदेह कुर्सियों में से एक पर बराजमान हो गई। इस दौरान वो कनखियों से कमरे का जायजा लेती रही। अब फोन रख कर वो निरूपा रॉय से मुखातिब था। मैंने तुम्हें अपने कमरे में तलब किया था। खिलाफ तवक्को सवाल ने निरूपा को गड़बड़ा कर रख दिया। बोला, सर मेरा मतलब है सर, मैं इस तरह बराह रास्त। आशीष कुमार बोला, डैम इट, क्या मैं लगा रखी है? ये कोई ब्यूरोक्रेसी का ऑफिस नहीं है, हम सब प्रैक्टिकल लोग हैं। आइंदा मेरे बुलाने पर पीए के पास जाने की जरूरत नहीं है। खैर एनीवेज, क्या पियोगी तुम, चाय या कॉफी? आखिरी फिक्रे ने जहां निरूपा के कसे हुए आसाब ढीले कर दिए, वहां उसे ये भी इल्म हो गया कि ये जरा मुख्तलिफ किस्म का बॉस है। उसने फौरन ही कह दिया, कॉफी सर। हालांकि आम हालात में वो कॉफी कम ही पीती थी। आशीष कुमार ने फोन पर कॉफी लाने का हुक्म दिया और अब वो उससे मुखातिब था। मिस निरूपा रॉय, हम लोग इस डिपार्टमेंट में, खुसूसन मेरे ऑफिस में क्लर्की करने नहीं आए।
मैं खुद प्रैक्टिकल बंदा हूँ और ऐसे ही लोगों को पसंद करता हूँ। मैंने आपका रिकॉर्ड देखा है, वंडरफुल, शानदार। लेकिन आप यहाँ बैठ कर क्लर्की कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। निरूपा ने हिम्मत की। सर, हम तो ऑफिसर्स किताबें हैं। वो अभी तक समझ रही थी कि आशीष कुमार ने फाइल वाली बात रूटीन में कही है। जरूर असलियत वही है जिसका उसने अंदाजा लगाया था। आशीष कुमार बोला, मुझे माजी से कुछ लेना देना नहीं। मेरे साथ वही लोग चल सकते हैं जो काम करेंगे। तभी फोन की घंटी बजी और आशीष कुमार ने उसको नजरअंदाज कर दिया। निरूपा ने हौसला पकड़ा, बोली, माय प्लेजर सर। उसने निरूपा के सामने नुमान की तस्वीर फेंकी। बोला, मिस रॉय, ये तस्वीर देखो। निरूपा ने तस्वीर का भरपूर जायजा लेकर कहा, यस सर, देख ली सर। आशीष कुमार बोला, ये हाई कमीशन का ऑफिसर है। परसों श्रीलंका एम्बेसी की तकरीब में इसने शिरकत करनी है, जहां तुम भी शरीक हो रही हो। तुम्हारा नाम निरूपा रॉय ही है और तुम दिल्ली के डांसिंग विद्यालय की टीचर हो। चूंकि ये तकरीब भी कथकली के हवाले से हो रही है, लिहाजा तुम्हें भी वहां मदऊ किया गया है। यह है वो स्कूल जहां तुम टीचर हो। उसने ये कहते हुए एक कागज पर लिखा एड्रेस उसकी तरफ बढ़ाया। ये वही स्कूल था जहां से निरूपा रॉय ने क्लासिकल डांस की तरबियत हासिल की थी। वो अपने बॉस के शानदार होमवर्क पर दिल ही दिल में उसे दाद दे रही थी। दोबारा मुतवज्जे होते हुए निरूपा ने कहा, यस सर। आशीष कुमार बोला, स्कूल के प्रिंसिपल से मिल लेना, उसे ब्रीफ कर दिया है मैंने। मिस निरूपा रॉय, मैं चाहता हूं कि तुम मिस्टर नुमान को कल्टीवेट करो। उसने शिकार को फांसने के लिए इंटेलिजेंस की मखसूस इस्तिलाह इस्तेमाल करते हुए उसे हिदायत की। निरूपा ने कहा, ओके सर। वो अब खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। उसके बॉस ने एक अहम मिशन के लिए उस जैसी जूनियर ऑफिसर का इंतखाब यूं ही नहीं किया था। आशीष कुमार बोला, मैं अपने मातहतों को चांस जरूर दिया करता हूं मिस रॉय, ये मेरा उसूल है, लेकिन मुझे हर सूरत पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, ये भी मेरा उसूल है। उसने अचानक ही बदले हुए लहजे में बात की तो न जाने क्यों निरूपा रॉय को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट का एहसास हुआ। उसने संभल कर जवाब दिया, आई विल डू माई बेस्ट सर। आशीष कुमार ने उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देख कर कहा, नो, ये कोशिश का लफ्ज मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। हम लोग प्रोफेशनल हैं मिस रॉय, हमें इस बात की तरबियत दी गई है और ऐसा करना हमारा फर्ज है। मिस रॉय, हमें यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने की तनख्वाह मिलती है, कोशिश करने की नहीं। निरूपा चंद सानिये को जरूर घबरा गई थी, लेकिन फिर संभल गई। वो इस शानदार चांस को जाया करना नहीं चाहती थी। उसने बड़े एतमाद से कहा, आई विल डू इट सर। आशीष कुमार बोला, गुड, शाबाश, दिस वे, यही पसंद है मुझे। और वो मुस्कुराता हुआ नॉर्मल मूड में आ गया। अब वो नुमान से मुतालिक दस्तयाब मालूमात निरूपा रॉय तक मुंतकिल कर रहा था, जो वो बड़े गौर से सुन रही थी। करीबन पौन घंटे के बाद जब वो सारा ऑपरेशन और उसकी प्लानिंग तय करके कमरे से बरामद हुई तो बूढ़े पीए ने खड़े होकर उसको ताज़ीम दी। उसने अपनी 30 साल सर्विस में ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। पौन घंटे तक डायरेक्टर साहब के कमरे में जूनियर ऑफिसर निरूपा रॉय का रुकने के बाद इस हालत में वापस आना उसकी समझ से बालातर था। पीए ने दिल ही दिल में कहा, बड़ा अजीब आदमी है साला, और दोबारा टाइपिंग में मसरूफ हो गया।